हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पर स्वागत है। पिछले क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था पॉलन पॉलन ग्रेन के बारे में, यानी परागकण के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है लघु युग्मक जनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है। पहली बात तो यह है कि यह 2 चरणों में पूरा होता है। मतलब क्या है कि एक चरण वो रहता है जब ये फलता फूलता है, ठीक है, यानी एंथर के अंदर जब इसका विकास होता है। ठीक, देखिए प्रथम चरण में ये होता है कि आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। नोट करिए, इस चरण में पराग कोश में परागकण शीघ्रता से आकार एवं आयतन में वृद्धि करते हैं। ये तब की बात है जब ये अपने एंथर में रहते हैं। ठीक है, यह क्या करेंगे? अपने आयतन में वृद्धि करता है। इसके बाद पराग कण में समसूत्री विभाजन होता है। हमने आपको पिछली क्लास पे बताया था समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे होता है समसूत्री विभाजन। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समसूत्री विभाजन होने के बाद यह जो कोशिकाएं होती हैं ये असमान तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, यानी जिसमें समानता न दिखाई दे। ठीक है, देखिए यह 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, असमान कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें से क्या होता है प्यारे बच्चों कि एक कोशिका बड़ी कोशिका हो जाती है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कि ये कायिक कोशिका है, जिसको वेजिटेटिव सेल कहा जाता है। ठीक है, नोट करेंगे, इनमें एक कोशिका बड़ी जिसे कायिक कोशिका, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा वेजिटेटिव, ठीक है, कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल, तथा दूसरी छोटी कोशिका। दूसरी कैसी होती है? दूसरी छोटी कोशिका होती है जिसे जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल कहते हैं। ठीक है, यानी ये हुआ कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में सेल डिवीजन होने के बाद जो आपकी कोशिका होती हैं एक बड़ी और एक छोटी कोशिका में विभाजित हो जाती हैं। बड़ी कोशिका को कहते हैं कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल, छोटी कोशिका को कहते हैं जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल। इतनी बात आपको क्लियर में हो गई होगी। देखिए, फिर हम इन दोनों कोशिकाओं को पढ़ते हैं। तो पहली कोशिका होती है कायिक कोशिका, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, बातों को समझते चलिएगा और खुद ब खुद कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। वेजिटेटिव सेल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। तो पहली बात यह होती है, या पहला पॉइंट यह होता है कि यह आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है। यह आकार में कैसी होगी है? बड़ी होती है। प्रारंभ में इसका केंद्रक, देखिए इसमें केंद्रक होता है, ठीक है, और प्रारंभ में इसका केंद्रक कैसा होता है? गोल के मतलब गोलाकार होता है, यानी कैसा होता है? स्फेरिकल शेप में होता है, गोले के शेप में होता है, जो बाद में अनियमित आकार का हो जाता है। ठीक है, क्या होगा कि जब डिवीजन होता है तो यह गोलाकार जो केंद्रक होता है वह अनियमित आकार का हो जाता है, और अनियमित आकार होने के बाद इसमें विभिन्न कोशिकाओं का आकार एवं संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कायिक कोशिका के बाद परागनली, किसका विकास होता है? परागनली का निर्माण होता है। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जो बातें आपको समझ में ना आया आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, सेकेंड पार्ट होता है जनन कोशिका। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कायिक कोशिका, और अब नंबर है जनन कोशिका का। जनन कोशिका को कहते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, पहला पॉइंट है यह है कि यह प्रारंभ में लेंस के आकार का होता है। कैसा होता है? बाइकाइनकीय होता है, यानी लेंस के आकार का होता है, जो बाद में गोलाकार रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो बाद में कैसा होगा? गोल आकार में परिवर्तित हो जाता है। यह सामान्यतः लंबे क्रीमी रूप में, देखिए आपने अपनी किताब में देखा होगा ट्यूब शेल, ठीक है,
ट्यूब सेल यानी ऐसे पतला एक संरचना होती है जो किसी भी कोशिका के जनरेशन के बाद दिखाई देती है। ठीक है, यह कैसी दिखाई देगी? यह कृमि के रूप में दिखाई देगी। ठीक है, कैसी दिखाई देगी? कृमि के जैसी दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस समय कोशिका द्रव्य बहुत ही कम पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी जनरेटिव सेल होती है उसमें कोशिका द्रव्य ज्यादा पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जनरेटिव सेल में कोशिका द्रव्य बहुत ही कम पाया जाता है, परंतु सभी सामान्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। क्या होंगे? परंतु सभी सामान्य कोशिकांग, जो भी चीजें आपको चाहिए, ठीक है, सभी कोशिकांग क्या होते हैं, जो भी प्रोटीन है, आरएनए है, वो सारी चीजें इसमें पाए जाते हैं, जो बाद में केंद्रक के विभाजन द्वारा, किसका विभाजन होता है? केंद्रक के विभाजन द्वारा नर युग्मक का निर्माण करते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेप पे, द्वितीय चरण पे। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग द्वितीय चरण यानी सेकेंड स्टेप में क्या होता है। तो देखिए, नोट करिए, इस चरण के अंतर्गत कायिक कोशिका की भित्ति, इस चरण के अंतर्गत कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से निकलकर, हमने आपको पिछले क्लास पे एक स्ट्रक्चर बनवाया था, एक फिगर बनवाया था, उसमें हमने आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर था, बाहर एक जाइन थी, अंदर इंटाइन थी, और वहां पे एक जनन छिद्र दिखाया गया था। ठीक है, जनन छिद्र दिखाया गया था, जनन छिद्र दिखाया गया था, जो दो होते हैं। ठीक, तो उस जनन छिद्र से निकलकर एक नलिका का निर्माण, एक नलिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसे पराग नली, इस नलिका को हम क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब, पराग नली कहते हैं। ठीक है, पराग नली वर्तिका से होती हुई, पराग नली वर्तिका से होती हुई बीजांड की तरफ गति करती है। किधर गति करेगी? बीजांड की तरफ गति करती है। कायिक कोशिका का केंद्रक भी नलिका में आ जाता है। क्या होगा बच्चों कि जो कायिक कोशिका थी, आपकी वेजिटेटिव सेल थी, उसकी कोशिका जो गोल थी वो भी इस पॉलन ट्यूब में आ जाती है। ठीक है, और जब आ जाती है तो वो भी क्या करती है? गति करती है। किधर? बीजांड की तरफ ही गति करने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है कि पराग नली की वर्तिका, ठीक है, पराग नली वर्तिका से होती हुई, ठीक है, क्या करती है कि गति करती हुई बीजांड की तरफ गति करने लगती है। ठीक है, और नलिका में आ जाती है, जिसे नलिका केंद्रक कहते हैं। क्या कहेंगे? नलिका केंद्रक कहते हैं। यह नलिका केंद्रक के बाद नष्ट हो जाती है। कौन सी? जो वेजिटेटिव सेल की जो केंद्रक थी, ठीक है, वो क्या होती है कि नलिका केंद्रक में पहुंचने के बाद नष्ट हो जाती है, और बचता कौन है? वेजिटेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका जो होती है, सिर्फ और सिर्फ वही बची रह जाती है। ठीक है, तो आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। और जनन कोशिका का जनन केंद्रक भी इस पराग नली में आकर क्या करता है? समसूत्री विभाजन करता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन द्वारा दो अचल नर युग्मकों का निर्माण करता है। क्या करता है? दो अचल नर युग्मकों का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार पराग कण के अंकुरण से क्या होता है? अंकुरण से बनी पराग नलिका युक्त संरचना, जिसे दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं, उन्हें नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट क्या कहते हैं? इसको नर युग्मकोद्भिद को आप लिख सकते हैं, या लिखा जाता है इंग्लिश में मेल गैमेटोफाइट कहलाता है।
आइए दोस्तों देखते हैं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखते हैं, यानी पुष्प का मादा जननांग। पुष्प के मादा जननांग में हमारी जो पहली हेडिंग है वो है जयांग, जिसको हम लोग बोलते हैं गायनोसियम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये बोलते हैं हम जयांग को गायनोसियम। आप चाहें तो अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। देखिए, इसमें पहला पॉइंट ये होता है कि स्त्री केसर या बीजांड तथा भ्रूणकोश से मिलकर बना होते हैं। जो गायनोसियम ये पार्ट बोल देते हैं, ये टोटल पार्ट आपका मिलकर बना होता है स्त्री केसर, बीजांड, भ्रूणकोश से मिलकर ये क्या होता है, बना होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो बात इसमें होती है, जयांग में यदि एक ही अंडक है, ठीक है, जयांग में यदि अंडक एक ही है तो उसको हम बोलते हैं एकांडपी और उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक। तो जिसमें जयांग एक हो और अंडप एक हो, जयांग एक हो अंडप एक हो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जयांग एक हो और अंडप एक हो, उस प्रकार का जो होता है आपका गायनोसियम, उसको बोलते हैं एकांडपी यानी मोनोकार्पेलरी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में ये होता है कि अनेक अंडकों युक्त, क्या होगा, अनेक अंडकों युक्त। अनेक का मतलब एक से ज्यादा यदि अंडक पाए जाएंगे तो उस प्रकार के गायनोसियम को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी बहुअंडपी। बहुअंडपी का मतलब होता है कि पॉली कार्पेलरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक अंडक में कितने भाग होते हैं, तो प्रत्येक अंडक 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला बना होता है, जो पहला पार्ट होता है वो होता है वो आपका वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के ठीक नीचे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिका, और फिर जब निचला जो भाग होता है उसको बोलते हैं अंडाशय। आइए हम लोग देखते हैं मादा पुष्प का जननांग का सचित्र। दोस्तों आइए देखते हैं पुष्प का मादा जननांग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। यह है हमारे परागकण। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर में सबसे ऊपर जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, उसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। कोई भी परागकण इस वर्तिकाग्र के ऊपर जब आकर चिपकता है तो वह क्या करता है कि जर्मिनेट करता है। ठीक है, और जर्मिनेट होने के बाद क्या बनाता है, पराग नलिका के द्वारा वो कहाँ तक जाता है, वो अंडाशय तक जाता है। ठीक है, आइए वर्तिका के जो नीचे का हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है, उसको कहते हैं वर्तिका। वर्तिका के नीचे हमारा अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय के बाद जो इसमें 8 सेल होती हैं, 8 कोशिकाएं होती हैं, तो सबसे ऊपर की कोशिकाएं होती हैं, इसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल। आप समझेंगे सर ये प्रतिमुखी की कोशिकाएं क्या हैं, तो पराग नलिका जहां से एंटर करता है अंडाशय में, जहां से प्रवेश करता है, उसके विपरीत पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है, बीच में जो पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं पोलर केंद्रक, या इनको बोलते हैं ध्रुवी केंद्रक। ध्रुवी केंद्रक को बोलते हैं पोलर सेंटर, और फिर उसके एक साइड पे एंटीपोडल के सामने जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको बोलते हैं अंड समुच्चय। ठीक है, जो बाह्य की बात करें तो पुष्प के बाह्य में अंडाशय के नीचे का जो भाग होता है उसको बाह्यदल कहते हैं, और जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। ठीक है, आपको फिगर में दिखाई भी दे रहा होगा ये फोटो। ठीक है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग इससे देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए बच्चों हम लोग अपना नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। क्या कहते हैं इसको, बीजांड की संरचना, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। यह एक छोटी सी संरचना होती है। यह कैसी होगी, पहला पॉइंट आप नोट करिए, यह एक छोटी सी संरचना होती है जो बीजांड वृंत
बीजांड वृंत, जिसको इंग्लिश में फ्यूनिकल कहते हैं। ये सारी चीजें आपको यूपी बोर्ड वालों के लिए खासकर इम्पोर्टेंट हैं। यदि लिखा हो बीजांड वृंत और किसी ने आपसे पूछ लगा कि फ्यूनिकल बेटा आप जानते हो, आप कहोगे कि नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ, तो बीजांड वृंत को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनिकल्स। ठीक है, तो फ्यूनिकल द्वारा बीजांडेशन से जुड़ा रहता है, बीजांडेशन से जुड़ा रहता है। ठीक है, इसी में नोट करिएगा, बीजांड का वह भाग जो बीजांड वृंत से यानी फ्यूनिकल से जुड़ा रहता है, नाभिका को इंग्लिश में बोलते हैं हाइलम, HILUL, हाइलम नाभिका कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो रही है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग, बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग मृद्युतकीय कोशिका, इसको बोलते हैं पैरेन्काइमेटस सेल। क्लास 11th में जो टिश्यू चैप्टर है या ऊतक जो अध्याय है, उसमें आपने पढ़ा होगा मृद्युतकीय कोशिका यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, जो बीजांडकाय, इसको इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, बीजांडकाय कहलाता है। बीजांड एक या दो आवरण से ढका होता है, बीजांड एक या दो आवरण से ढका रहता है, जिसे अध्यावरण, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अध्यावरण, और इंग्लिश में इंटेगुमेंट कहते हैं। ये जो पॉइंट है बीजांड की संरचना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपसे पूछे जाते हैं फ्यूनिकल क्या है, हाइलम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, इंटेगुमेंट क्या है, माइक्रोपाइल क्या है। तो इस बीजांड की जो संरचना है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, आइए फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमने देख लिया था, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। अध्यावरण बीजांड को एक छोटे से रंध्र को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर चारों ओर से घिरा रहता है, चारों ओर से क्या रहता है, घिरा रहता है। इस रंध्र द्वार को बीजांड द्वार, इंग्लिश में माइक्रोपाइल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। आपने चना देखा होगा, और चने को जब आप उठा कर देखेंगे तो जो इसकी संरचना होती है, ठीक है, जो इसकी संरचना होती है, यहाँ नुकीली सी, वहां आपको एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है। छोटा सा जो छिद्र दिखाई देता है उसी को हम लोग बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। आपके घर में चना होगा, आप चने को बिल्कुल उठाइएगा, ठीक है, और वहां पे जहां से वो लगा होता है अपने डंठल से, वहां पे उठा के, जहां पे वो फली से लगा होता है वहां उठा कर देखेंगे तो आपको बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल दिखाई देगा, ठीक है। या फिर आपकी क्लास 11 की जो बुक है उसमें भी वो फिगर बना हुआ है, आप वहां से उठाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग को निभाग, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत यानी उसके अपोजिट साइड में जो भाग है उसको हम लोग निभाग कहते हैं, या उसको इंग्लिश में शैलजा, CHALAZA, शैलजा कहते हैं, ठीक है। आइए छठवें पॉइंट पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीजांड के होगा यहाँ पे, बीजांड के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना, कहाँ होगी, बीजांड के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना में भ्रूणपोष, थैलीनुमा संरचना में भ्रूणपोष उपस्थित होते हैं।
मादा युग्मकोद्भिद। क्या कहेंगे? भ्रूणपोष उपस्थित होते हैं जिससे हम लोग मादा भ्रूणकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग पढ़ने वाले हैं परागकण कैसे होता है। ठीक है, यानी टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जिटाइनोगैमी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें।